रमजान तलावत करो। तलावत करो रमजान, जल्दी से। थोड़ी ऊंची बोलो यार, ऊंची बोलो। जो हाँ कर लो। जी, इंग्लिश की क्लासेस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है। इंग्लिश रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज। आज हम इंग्लिश में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज डायलॉग राइटिंग। इधर ध्यान प्लीज, अब मैं चाहता हूँ प्लीज इधर, हमना साहिबा, इधर ध्यान अब तक। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है बेटे? यस। कोई यस नो कर दें जल्दी से, ताकि मुझे भी पता लगे मुझे आवाज आ, यस बस सर। ठीक है। बस ठीक, थैंक यू। डायलॉग सर राइटिंग हमने पहले जब डिस्कस किया क्लास में। जी जी। यस आई थिंक सो। चलिए जी, अब सुन लेंगे डायलॉग राइटिंग के बारे में क्या क्या बातें होने वाली। डायलॉग लफ्ज असल में बना है दो लफ्जों से। बैठ जाओ। नहीं बैठो। अच्छा, जल्दी रजिस्टर निकालें प्लीज। इंग्लिश रजिस्टर जल्दी निकालें, शाबाश। बेटा ये कोई टाइम तो नहीं आने का यार, जल्दी आया कर। जल्दी आना है। नहीं भी सलमान मेरे पास से गुजर गए हैं। अच्छा चलो ठीक। डायलॉग दो लफ्जों से बनता है डायलॉग बेसिकली। असल में ये डायलॉग लफ्ज के असल स्पेलिंग शायद होने चाहिए ये, डायलॉग। शायद फ्लुएंट बनाने के लिए उन्होंने इसको डायलॉग स्टार्ट कर दिया, क्या ना। मैं चाहता हूं कि आप दो तीन और लफ्जों से फेमिलियर हो जाए। मोनोलॉग, प्रोलॉग, एपिलॉग, बेवकूफ लोग, वो उससे तो आप फेमिलियर हैं। तो मोनोलॉग, प्रोलॉग और एपिलॉग से आप फेमिलियर हो जाएं। डायलॉग से फेमिलियर होना आसान हो जाएगी। लॉग बेसिकली कहते हैं गुफ्तगू को। किसको कहते हैं? ये सब व्हाट? में जो लफ्ज लॉग आ रहा है, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे वो प्रोलॉग हो, चाहे वो एपिलॉग हो, चाहे वो मोनोलॉग हो, लफ्ज लॉग का मतलब होता है गुफ्तगू। क्या मसला है, फर्क? जान ले पहन ले। पुराने जमानों में, जी, पुराने जमानों में जब पुराने जमानों में जब ड्रामाज प्रेजेंट किए जाते थे स्टेज पे, तो उस वक्त क्या होता था, ऑडियंस जो है उसे, उसकी नॉलेज में और राइटर की नॉलेज में फर्क होगा हमेशा। क्या ऑडियंस को उतना ही पढ़ी लिखी है ऑडियंस जितना डायल वो आपका ड्रामा राइटर पढ़ा लिखा है? जरूरी तो नहीं। हो सकता है अक्सर हमारा जो ड्रामा राइटर है वो ऑडियंस से कम पढ़ा लिखा हो। अक्सर तो नहीं, खैर कहना चाहिए। ऐसे ही मैं खलीलुर रहमान कमर का लफ्ज सुन के तो मेरे जहन में है शायद ये दुनिया में बाकियों से कम पढ़ा हुआ है। और कभी पढ़ा, ज्यादा पढ़ा हुआ भी हो सकता है। कुछ मकामात में खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे देख के लगता है ये दूसरों से ज्यादा पढ़ा हुआ
लेकिन ये जो पढ़ा लिखा है शख्स, ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, हिज वे ऑफ टॉकिंग विल डेफिनेटली बी डिफरेंट देन द पीपल हु आर लेस लर्नेड और लेस लिटरेट। हम आपस में बात कर रहे होंगे जब, आई माइट बी यूजिंग सच idioms, सच थिंग्स दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद। अब्दुल्ला नान, हो सकता है कि मैं कोई ऐसा हवाला दे रहा हूँ, कोई ऐसा रेफरेंस दे रहा हूँ बात के दौरान, जिस रेफरेंस को, हवाले को आप नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं सुना आपने कभी पहले। और ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई रेफरेंस आपको पता हो जिसका मैं जिससे फेमिलियर नहीं। राइटर्स पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि राइटर्स ये चाहते होते हैं कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा बात कह दी जाए, कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा बात। ये मेरा मकान है और ये साथ वाला मेरा घर है। मैंने क्या बोला है, दो साथ साथ बने हुए बिल्डिंग्स के बारे में मैंने बात की है। एक बिल्डिंग के लिए कह दिया ये मेरा मकान है, और दूसरी बिल्डिंग के लिए कह दिया ये मेरा घर है। आपको इन दोनों में से क्या फर्क में फील हुआ? इन दोनों को मैं यहाँ आपके सामने अगर यहाँ ड्रॉ कर दूं, फर्ज कीजिए ये है एक, और एक ये है। तो एक को मैंने कह दिया ये मेरा मकान है, दूसरा मेरा घर है। लेट्स कॉल दिस वन मकान एंड दिस वन घर। क्या फर्क है दोनों में? सॉरी, उसका टाइटल। नहीं मैं कह क्या सकता था, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों बिल्डिंग्स में फर्क क्या है। बेटा इधर तवज्जो नहीं है आपकी, इधर होनी चाहिए तवज्जो। उसका या टाइटल आपकी तरफ। जी, लो, आप सबके ख्याल में इस लफ्ज का फर्क है। हाँ, और क्या फर्क है? दोनों, दोनों उसी के हैं, लेकिन एक में वो रहता है, दूसरे में वो रहता नहीं है। ओन दोनों को वही करता है, लेकिन एक में वो रहता है, दूसरे में वो रहता। आपको ये बात कैसे पता लगी? उसके टाइटल से। क्योंकि घर और मकान में यही फर्क होता है। घर उसको कहते हैं जहां आप रहते हैं। मकान, यार ये कैप उतारने का मुझे रोज कहना पड़ेगा ना, अगर तो मैं समझूंगा ये आप बेवकूफ है या मैं बेवकूफ हूँ। घर और मकान में कह रही जी, फर्क ये है कि घर कहती है उसको है जहाँ रहा जाता है, और मकान जो होता है उसमें रहा नहीं जाता। ठीक है जी। क्या हर घर अपनी जात में एक मकान भी होता है कि नहीं होता है? क्या हर मकान घर होता है? हर मकान घर, कई मकान आपने रेंट पे देने के लिए रखे होते हैं। उधर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई रेस्टोरेंट खुल जाता है, टॉप फ्लोर पे कुछ और, कई घरों को उन्होंने, कई मकानों को रेंट पे देते हैं, वहां ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल खुल जाता है, टॉप फ्लोर पे उसी स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है। यहाँ आप शहरों में देखते हैं कई कॉलोनियों में छोटे छोटे से इनिशियली जो मकान बने हुए थे वो अब स्कूल्स के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। इसका मतलब मकान और घर। आप देखें ये सारी जो तफसील है, ये तफसील मुझे बतानी नहीं पड़ेगी अगर आप इन दोनों लफ्जों से फेमिलियर हैं। अगर आपको लफ्ज मकान और लफ्ज घर के फर्क का पता है, तो मुझे एज अ राइटर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मैं रहता हूँ इन दोनों में से, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो दोनों में से किसको बेचने जा रहा हूँ। अगर मैंने रेंट पे देने के लिए बनाया तो दोनों में से कौन सा रेंट पे देने के लिए बनाया। अगर मेरी कोई इमोशनल एफिलिएशन है तो दोनों में से किसके साथ। ये मुझे आपको बताने की जरूरत, अगर आप इनसे फेमिलियर है। लेकिन आपने देखा हमारी क्लास में सब इस बात से फेमिलियर नहीं थे। हमारी क्लास में सब इस बात से फेमिलियर, तो राइटर ने तो बड़ा की पॉइंट ये इसमें छोड़ दिया है, यार मैं ना, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, मैं सोच रहा हूँ इसको बेच के तो मैं पैसे कमा लूं। अब किसको बेच के वो पैसे कमाने की बात कर रहा है? मकान को। हालांकि मैंने लफ्ज बाद में घर का बोला। तो राइटर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस ऑडियंस के सामने ये ड्रामा प्रेजेंट होगा उसे कौन सी बात पता ना होने का इम्कान है। किधर जा रहे हैं भैया आप? अच्छा, उसे कौन सी बात पता ना होने का इम्कान है। पानी पिला देना नीचे, कौन है? तो नीचे होना चाहिए ना, बात का है। अच्छा, चलो ठीक है। जी दोबारा बोल, सुनिएगा मेरी बात। राइटर को लिखते वक्त इस बात का ध्यान, देखिए ना, मैं आपके सामने अगर सारा लेक्चर अरबिक में झाड़ना शुरू कर दूंगा आपको समझ आएगी? मैं सारी बात इंग्लिश में करनी शुरू कर देता हूँ। आप में से कई लोग क्लेम करते होंगे शायद शो ऑफ करने के लिए कि मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। कईयों की शायद होगी भी। लेकिन अगर मैं, वो लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हमारी इस क्लास में है को फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी इंग्लिश हो? नहीं नहीं, जिसकी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, इस क्लास में नहीं, पिछले बैच में आपको याद, पिछले बैच में जो लोग, आप में से पता नहीं पिछले बैच में कोई था भी कि नहीं। हाँ, हाँ आयरीन है, सॉरी आज वो आई नहीं हुई। आयरीन की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब पता नहीं इंग्लिश है कि नहीं, लेकिन इट फील्स लाइक के उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब मोर कंफर्टेबल। आजकल हमारे पाकिस्तान में पैदा होने वाले भी बड़े बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। वो बचपन में अम्मी अब्बा
उनको एक्सपोजर ही सिर्फ इंग्लिश का दे पाते हैं, तो वो उर्दू भी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बन पाती। तो इट लुक्स लाइक, लेकिन आपको पता है पिछले कई सेशंस में हर सेशन में ऐसे ही होता है। मतलब मेरा अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि ऐसा शख्स जिसकी रूट्स पाकिस्तानी है, जिसकी रूट्स पाकिस्तानी, पैदा बेशक इंग्लैंड में हुआ हो, उस पिछले से पिछले बैच में बच्चे थे वो पैदा ही इंग्लैंड में हुए हैं, उर्दू उन्होंने इधर आगे सीखी है। तो पैदा बेशक इंग्लैंड में हुआ और रूट्स पाकिस्तानी है, पेरेंट्स पाकिस्तानी है ना। पेरेंट्स कौन से हैं? उन्हें अगर प्योरली सारा लेक्चर अंग्रेजी में दिया जाए उन्हें भी समझ नहीं आती कई बात। क्यों? क्योंकि जुबान कल्चर के साथ होती है। कल्चर से जुबान है, जुबान से कल्चर है। जुबान और कल्चर का बड़ा आपस में तालमेल है। जबान और कल्चर का इतना ज्यादा तालमेल है आपस के अंदर कि कई अल्फाज एक जबान में होते हैं दूसरे में होते ही नहीं। जैसे अंग्रेजों के यहाँ यतीम लफ्ज नहीं है, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाप ना हो तो बंदा बेयारो मददगार हो जाता है। उनके यहाँ बाप अक्सर का बाप होता ही नहीं है। वहाँ एक इशू है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, अक्सर लोगों को अपने बाप का नहीं पता होता। बहुत बड़ा इशू, या बाप ने छोड़ दिया होता है बहुत बचपन में, बाप छोड़ के चला गया होता है। आपके आज के दौर के बिलियनर्स जितने भी लिस्ट में शामिल हैं, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिनके बाप या माँ ने उन्हें बचपन में छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया था या घर छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब है वहां पे जो कल्चर है वो डिफरेंट है। वहां बाप और माँ दोनों ना रहे तो ऑर्फन कहलाता है, वरना बच्चा ऑर्फन हाउस में नहीं भेजा जाता, फॉस्टर होम में नहीं भेजा जाता। तो इतना ज्यादा कल्चर का इम्पैक्ट होता है जुबान के ऊपर कि लफ्ज ही नहीं होता। इंग्लिश जुबान में लफ्ज यतीम नहीं है। इसी तरह नमाज, रोजे के लिए अंग्रेजी में कोई लफ्ज नहीं है। इंग्लिश कल्चर में रोजे का कोई मतवादिल लफ्ज नहीं है। फास्टिंग का मतलब भूखा रहना होता है। फास्टिंग, अगर मैं किसी अंग्रेज को मुसलमान करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको कहता हूँ यू शुड कीप योर ऑब्जर्व फास्टिंग, वो समझेगा इसका मतलब है भूखा रहना, जैसा कि क्रिश्चियंस में भी होता है। तो वहां तो ऐसा भी रोजा होता है कि आप पानी पी सकते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं खानी है आपने, या फ्रूट खा सकते हैं, पानी भी नहीं पीना, डिफरेंट टाइप चुप का रोजा होता है। उनके यहाँ फास्टिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ भूखा रहने को कहा जाता है। आप किसी को जब फास्टिंग अपना इस्लाम वाला सौम समझाते हैं तो उसको समझाना पड़ता है भाई इसमें सिर्फ फास्टिंग नहीं है, बहुत सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। कल्चर का इतना इम्पैक्ट होता है जुबान के ऊपर। अब जो ड्रामा राइटर होता है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। मैं ड्रामे का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि डायलॉग का लफ्ज सुनते ही जहन में किसका ख्याल आता है? ड्रामे। तो ड्रामा राइटर को पता होता था कि बाजुकात ऐसा होता है कि, और ये आजकल भी होता है, आप फिल्म देखते हैं ना तो आप फिल्म में क्या देखेंगे? एक सीआईए एजेंट है, इधर तवज्जो करनी बेटे, इधर फलक, इस पेन को छोड़ के मुझे देना है, इस छोड़, इसको निकालो बीच में से, इसको डस्टबिन में फेंकना है। एक सीआईए एजेंट है। सीआईए एजेंट कहता है जी, कोई बात करता है मिसाल के तौर पे, वो कहता है जी डेफकॉन 2, हम वी हैव रीच्ड द सिक्योरिटी लेवल ऑफ डेफकॉन 2। साथ एक बंदा होगा जिस जो ये कहेगा है वो डेफकॉन 2 क्या होता है, और वो सीआई का एजेंट उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा डेफकॉन 2 क्या होता है। ये वो उसको बताने के लिए नहीं है, असल में राइटर को पता है कि ऑडियंस में बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसको डेफकॉन 2 का नहीं पता, वो ऑडियंस को बताने के लिए होती है बात। इसी तरह से अगर आप कोई भी मार्वल की सीरीज देखते हैं, आप मैट्रिक्स देखते हैं, अवेंजर्स देखते हैं, डीसी सीरीज देखते हैं, अक्सर आप देखेंगे एक कैरेक्टर दूसरे को कोई बात डिस्क्राइब कर रहा होगा कि इसका असल में ये मत, उसको नहीं डिस्क्राइब कर रहा होता, वो ऑडियंस को असल में डिस्क्रिप्शन देना होता, वरना उसका फिल्म में कोई गुंजाइश नहीं बनती। पुराने जमानों में ऐसा होता था जब ये सारी चीजें थिएटर, यानी हर चीज इवॉल्व करके यहाँ तक पहुंचती है ना। पुराने जमानों में ऐसा होता था कि स्टेज, स्टैटिक स्टेज है, इस पे लोगों ने आके परफॉर्म करना है। बैकग्राउंड में एक बंदा होता था जो स्टेज ड्रामा शुरू होने से पहले ही, एक प्रोलॉग उसको कहते थे, प्रोलॉग शुरू में ही उसने एक बात कर देनी है, उसने एक तफसील बता देनी है, कौन है, कहाँ है, किसके बारे में स्टोरी है, एक इंट्रोडक्शन उसने दे देना है कहानी के बारे में। आज भी बाजुकात फिल्मों के शुरू में शॉर्टेस्ट इंट्रो देने की कोशिश की जाती है। कभी कभी वो इंट्रो सिर्फ एक लाइन का ही होता है कि इन द ईयर 1440 बीसी व्हेन एवरीथिंग वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो आगे कहानी यहाँ चल पड़ी। तो बहुत सारी चीजें, ऑडियंस जैसे जैसे स्मार्ट होती जा रही है वैसे वैसे काम की तरह अप्रोल की गुंजाइश, लेकिन आज भी उसकी गुंजाइश मौजूद है। आप फिर गौर करें, गुफ्तगू है। फिर एपिलॉग होता था, कभी कभी दौरान स्टोरी कोई ऐसा इवेंट हो जाता था, जैसे मैंने बताया एक कैरेक्टर दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक्टिंग कर रहे होते थे और एक इवेंट होता था, और वो इवेंट नजर आ रहा होता था ड्रामा राइटर को कि यार ये इवेंट स्टेज पे हो जाएगा, बाकियों को समझ नहीं आएगी। तो वो क्या करता था, वही बैकग्राउंड से एक आवाज चलती थी, एक बंदा, या वहीं पे कोई उसका
कोई मिसाल के तौर पे एक बंदे को खंजर लगा और वो गिर गया है। अब वो मर गया कि नहीं मर गया ये कैसे पता लगेगा, पीछे तक आवाम देख रही है। तो एक बंदा सामने आगे उसकी माँ या बेटी या बहन दिखाएंगे, वो रोते हुए उसकी बातें करनी शुरू कर देगी। वो एपिलॉग, वो वन पर्सन एक आके बात कर रहा होता है। सिमिलरली एक होता है मोनोलॉग, जो आप सबका आपस में चलता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब भी दिमाग में चल रहा होता है। वो क्या है, जब आप अपने आप से, एक बंदा अकेला ही बात कर रहा होता है। जैसे ये उमर है, ये अभी वो पेन की को देख रहा है और उसके जहन में कोई और ही ख्यालात उमड़ आए हैं और वो उन्हीं में लगा हुआ है। ये जब वर्बल हो जाता है, यानी बोलकर होना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं मोनोलॉग। मोनो लफ्ज का क्या मतलब होता है, एक। मोनो का क्या मतलब होता है, तो जब एक आदमी अकेला बात कर रहा हो तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। और जब दो होंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायलॉग। क्या कहलाएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या मतलब है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है, कार्बन के साथ। तो डायलॉग क्या होता है, डायलॉग गुफ्तगू है। इट इज डिस्कशन बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप्स। या ये क्योंकि डायलॉग में ऐसा भी होगा, डायलॉग मिला है आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हुए, तो माँ और बाप भी दोनों बोल सकते हैं ना बीच में कोई ना कोई डायलॉग। तो वो दो ग्रुप बन जाते हैं हमेशा। बेटा बात कर रहा है, किधर जा रहे हैं बेटे, वापस आ जाओ, अभी नमाज की ब्रेक होगी, तुमने जो लॉलीपॉप आपने खाना है वो तब खा लेना। तो जब वो बंदा बात करता है, बच्चा, अपने माँ बाप से, तो माँ और बाप या तो एक ग्रुप बन जाते हैं, वो एक तरफ की बात कर रहे होते हैं, बच्चा उसके बरखिलाफ बात कर रहा होता है। या माँ और बेटा एक ग्रुप बन जाते हैं, बाप उसके बरखिलाफ बात कर रहा होता है। या बाप और बेटा एक ग्रुप बन जाते हैं और माँ उन लोगों को की तबीयत साफ करके रख देती है। समझ आ गई बात, डायलॉग क्या होता है, कोई कंफ्यूजन किसी को। हमारे पास अब डायलॉग कैसा होना है, डायलॉग इन आईजीसीएससी या ओ लेवल। पहला पॉइंट, ईच पार्टी ought to have 8 डायलॉग्स। हर पार्टी के कितने डायलॉग्स होने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, 8। दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड ought to, होना चाहिए ऐसा, दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड ग्रीटिंग्स और सीन सेटर्स। इसके अंदर ना ग्रीटिंग्स मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है अम्मी, ठीक हूँ बेटा, और खाला का क्या हाल है, वो भी ठीक है बेटा, और फुफ्फो ठीक है, हाँ फुफ्फो भी ठीक है बेटा, और ताई अम्मी जी, ताई अम्मी भी ठीक है, चाची वो भी ठीक है। अच्छा ये साथ साथ हो गए हैं। अम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, बताओ। तो आपने कितने डायलॉग लिखे हैं, एक एक पर पर्सन कितने लिखे हैं। कोई कंफ्यूजन, ग्रीटिंग्स इंक्लूडेड, जी हमदान, ought to। अब ये सीन सेटर क्या होता है, जी। The initial sentence to describe the precursor or setting of the dialogue। वो जो इनिशियली एक सेंटेंस लिखा जाता है सेटिंग बताने के लिए, कि ये ड्राइंग रूम में बात हो रही है, बेडरूम में बात हो रही है, सहन में बात हो रही है, कमरे में हो रही है, बाजार में जाके हो रही है, ये लिखना भी जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने लिखा इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड नहीं है,
तो इसका मतलब है ना ही इनके मार्क्स काउंट होंगे या कंसिडर होंगी, है ना ही इनको लिखना जरूरी है। यू नीड नॉट टू राइट देम। आपको इन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ये है ही क्यों अगर लिखने पड़ जाए? जी बेटा। तो मसला, यू मस्ट ऑलवेज शो कॉन्फ्लिक्ट इन द पार्टीज। आपको उनमें पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट शो करना। अब्दुल्ला नाना, आपकी तवज्जो काम पे कम ही है बिल्कुल। आपको उन पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट शो करना है। क्या शो करना है? इसका क्या मतलब है? डायलॉग हम इस टॉपिक पे लिख रहे हैं जनाब, मिसाल के तौर पे कि बच्चा जो है वो ड्रामा में, स्कूल में कोई स्किट हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, म्यूजिकल हो रहा है जी, बच्चा उसमें सिंड्रेला बनना चाह रहा है। वो आए घर में और कहे, मामा मामा मुझे सिंड्रेला बनने का मौका मिल रहा है, मैं चला जाऊं? और मामा के हाँ बेटा जाओ, तो फिर तो डायलॉग खत्म हो गया। बेटा क्या मसला है? बारिश हो रही है, नहाने का दिल है आपका, बारिश में भीगना आपको पसंद है? हैं? काम कर लें अभी। आपको हमेशा क्या करना है? कॉन्फ्लिक्ट शो करना है। यहाँ तो पेरेंट्स कह रहे होंगे, पुत्र वहां पे एक इवेंट हो रहा है, तुम्हें सिंड्रेला लाजमी बनना है। और वो कह रहा होगा, नहीं अम्मा मैं बुरा लगूंगा। और बच्चे कहेंगे घर में मम्मा कहेंगी घर में तो नहीं बुरे लगते, जब सारा दिन सिंड्रेला बने रहते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो तो सिंड्रेला ही बने रहते हो। क्यों भाई सलार? जो बच्चा घर में, आपने सिंड्रेला वाले कार्टून देखे हैं? किसने सिंड्रेला वाले कार्टून देखे हैं? सिंड्रेला घर में पढ़ती थी? नहीं ना। तो जो घर में पढ़ता नहीं है वो क्या बना हुआ है? पढ़ती तो नहीं थी ना। तो वो क्या हुई? अच्छा, ये सिंड्रेला से भी बुरे हैं यानी कि सिंड्रेला की बहनों के क्या नाम थे, वो बनी हुई है फिर? हाँ, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर बने हुए हैं। मैं भी बिल्कुल मैंने देखे हैं सिंड्रेला के कार्टून। जी। डोरा नहीं मैंने देखे यार। हमारे बचपन में डोरा उसको कहते थे जो कानों से सुनता नहीं था। आपके डायलॉग में कौन, या फिर बच्चा कह रहा होगा कि मुझे सिंड्रेला बनना है, और माँ बाप कह रहे होंगे, पुत्र हमारे तो कल्चर में ये नहीं होता। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बातें होंगी। देखिए ना, आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई है, आप बाहर निकले हैं, आपने ओ सॉरी यार मेरी गलती है, आए मैं गाड़ी ठीक करा देता हूँ। कहते ठीक है यार, शुक्र है आपने गलती मान ली, आए गाड़ी ठीक करा लेते हैं। मजीद को बहस होगी? कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो बहस कहाँ से हुई? लेकिन अगर वो कहे नहीं भाई तुम्हारी गलती है, नहीं भाई इसमें तुम्हें मैंने नहीं पैसे देने तुमने देने, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर उसके बाद डायलॉग, इसका मतलब है आगे चलेगा, रवां दवा डायलॉग रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? डायलॉग्स शुड बी सिंपल, डायरेक्ट एंड रियलिस्टिक। डायलॉग्स रियलिस्टिक लगने चाहिए बेटा। आपकी मामा कहें कि डायलॉग चल रहा है टीनेजर और माँ के दरमियान है, मामा कहें तुम पढ़ते नहीं हो, सारा दिन वेले बैठे रहते हो, ओ मी सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आज के बाद देखिएगा मैं ऐसा पढ़ूंगा कि जैसा पढ़ने का हक है।
आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कोई टीनेजर करता है? नहीं ना करता। तो ये रियलिस्टिक भी, अगर कोई ऐसा करे तो हम उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है। अगर एक रियलिटी में ऐसा हो कि एक बच्चे को कहा जाए यार तुम पढ़ते नहीं, और वो कहे सर अल्लाह की कसम आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर रहा होगा एक्चुअली? एक्टिंग। क्या कर रहा होगा? अब मैं बताऊंगा नहीं कौन करता है, कि बुरा लगेगा। ठीक है। देखो ना, आप सारी क्लास में आप एक बंदे को पॉइंट आउट करके कहें कि ये ऐसा करता है, बुरा लगता है ना, क्यों भी? फनी हो रहे हो? नहीं, पहले से हो। जी। बाद में वो अकेडमी के बाहर आ जाएगा, आप बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा, आपके बारे में क्या कह रहा है? दोगला कहा इसने आपको? कट ऑफ कर दो इसके साथ अभी से। पुटी करो अभी मेरे सामने। करो। डायलॉग सिंपल होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, और रियलिस्टिक होने चाहिए। अजान शुरू होगी इसलिए मैं खामोशी से आगे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। टिप्स हैं आगे, ठीक है।
Sir, can you wait a second? I'm still writing a little above. अब आप देखिएगा कि आपको मैंने कहा कि आपको अलाउड है कि आप ब्रैकेट्स यूज करें, डायलॉग नाम लिखने के बाद यूज कर रहे हैं, हम जिसका डायलॉग बोल रहे हैं उसका नाम लिखने के बात कर रहे हैं, लेकिन आपने डायलॉग लिखने से पहले आपको अलाउड है कि आप ब्रैकेट्स डालें। और ब्रैकेट्स में कोई मूड, कोई सिचुएशन, उसने दीवार पे हाथ मार के कहा, उसने किताब को टेबल पे फेंकते हुए कहा, उसने कुर्सी को गिराते हुए कहा, मैं अब यहाँ मजीद काम नहीं कर सकता। तो वो जो आई कांट वर्क हेयर एनी मोर, ये उसने गुस्से से कहा है। इस बात का कैसे पता लगेगा अगर आपको यहाँ पर अभी ग्रीन एग्जाम्पल की बात हो रही है, अगर यहाँ लफ्ज एंग्रीली मौजूद ना हो, आई कांट वर्क हेयर एनीमोर सिर्फ ये लिखा हो, तो आपको कैसे पता लगेगा ये बात उसने गुस्से से की है, परेशान होके की है, दुख से की है, डिजेक्ट होके की है, डिसअपॉइंट होके की है, डिप्रेस होके की है, कैसे की है? टोन कैसे लिखे हुए को आपको कैसे टोन नजर आती है? ये कोई हैरी पॉटर थोड़ी है कि लिखा हुआ खत ऊपर उठ के बोलना शुरू कर देगा। तो भी वो ये हो सकता था कि वो डिसअपॉइंट होके हार मान के उसने कहा ले एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देता हूँ। कुड, मैंने नीचे कुड लिखा है, कैसे? नहीं पता लगता। इस सेंटेंस की यार बात हो रही है अभी, मेरा सवाल पे प्लीज फोकस करें। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मेरा सवाल है यहां से मैं ब्रैकेट में से एंग्रीली लफ्ज मिटा देता हूँ, कुछ और चेंज करने को नहीं कह रहा। अब सिर्फ इसको पढ़ के क्या पता लगता है ये गुस्से से बात कर रहा है कि नहीं? कैन यू बी सर्टेन अबाउट दिस कि ये गुस्से से बात कर रहा है? नहीं। तो एक तरीका ये होता है गुस्सा दिखाने का कि आप ब्रैकेट में लिख देते हैं कि उसने गुस्से से, खुशी से, हंस के ये बात की। एक तरीका ये होता। लेकिन साथ मैंने कहा मैं आपको ये एडवाइस नहीं करता। एक राइटर का हॉलमार्क, एक ड्रामा राइटर की ब्रिलियंस ये है कि ड्रामा राइटर ने जो डायलॉग लिखा हो, वो डायलॉग खुद अपनी जबान से बताता हो कि ये किस टोन में किएगी बात। अब दूसरा डायलॉग पढ़िए, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट वर्क हियर एनीमोर। क्या ये उसने डिसअपॉइंट होकर कहा या एंग्रीली कहा? क्या वहां लिखा हुआ है एंग्रीली लफ्ज? एंग्रीली वर्ड लिखा हुआ है वहां पे? नहीं लिखा हुआ। क्या सिर्फ डायलॉग पढ़ के पता लग रहा है गुस्से से कहा? ये होता है एक ब्रिलियंट राइटर। लेकिन अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए अभी, तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप कैसे लिख सकते हैं। आपको फिर मैंने एक एडवाइस दी है कि आपने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा आप सिमिलीज, मेटाफर्स और इडियम्स इस्तेमाल कर सकें, उतने आपने इस्तेमाल करने। कोई कंफ्यूजन? वी आर क्लियर ऑन दिस। अब नमाज की ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से पहले मुझे आपसे